विधियां, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। अब सर ये मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? लेखांकन के आधार में आपने इस बात को निश्चित किया कि आप किस प्रकार के लेन देन का लेखा रखेंगे। लेखांकन के आधार में आपने चुनाव किया कि आपको नगद लेन देनों का लेखा रखना है, उधार लेन देनों का लेखा रखना है, दोनों का लेखा रखना है। अब चुनाव करने के बाद में रिकॉर्ड मेंटेन भी तो करोगे। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बताइए, रिकॉर्ड लिखने पड़ेंगे या नहीं? रिकॉर्ड्स को लिखने का तरीका क्या होगा, उसे लेखांकन की विधियां कहते हैं। पहले हम क्या करते हैं? चुनाव, किन लेन देनों का लेखा करना है, किन का लेखा नहीं करना है। अब चुनाव करने के बाद में कहीं ना कहीं उनको लिखेंगे भी तो सही। लिखने के मैनर को, लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? लेखांकन की विधियां। फर्क हुआ दोनों चीजों में। आधार क्या बताता है किसको लिखना है, और विधियां क्या बताती है कैसे लिखना है। आधार ने क्या बताया किसको लिखोगे, और विधियां क्या बताती है कैसे लिखोगे। यहां से सवाल क्या बनता है सर? तो पूछा जाता है लेखांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। पूछा जाता है लेखांकन की कौन सी विधि मान्यता प्राप्त है, लेखांकन की कौन सी विधि ज्यादा प्रसिद्ध है, लेखांकन की कौन सी विधि का निर्माण कैसे हुआ, उसके जनक कौन थे। वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। पहले एक बार समरी करते हैं, फिर लिखवाऊंगा। लेखांकन की विधियां कितनी हैं? मुख्य तौर से 2। वैसे कुछ किताबें 3 भी बताती हैं, लेकिन मुख्य तौर से कितनी हैं? 2। पहली विधि को बोलते हैं इकहरा लेखा प्रणाली, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? इकहरा लेखा प्रणाली। कौन सी प्रणाली? और दूसरी है जिसे कहते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। दूसरी कौन सी है? लेखांकन की कितनी विधियां हैं? 2, इकहरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम और डबल अकाउंटिंग सिस्टम। लेखांकन की कितनी विधियां हैं? कौन कौन सी? इकहरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली। लेखांकन की कितनी विधियां हैं? कौन कौन सी? इकहरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली। पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है? अब ये इकहरा लेखा प्रणाली क्या है और दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? इकहरा लेखा प्रणाली, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग करने का वो सिस्टम है जिसके अंतर्गत एक व्यापारी अपनी मनमर्जी से कुछ चीजों का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कुछ को इग्नोर करता है। इकहरा लेखा प्रणाली लेखा रखने की वह विधि जिसके अंतर्गत लेखा रखने वाला अपनी मनमर्जी से कुछ चीजों का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कुछ चीजों को इग्नोर करता है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति विशेष, व्यक्तियों के खाते और नगद खाते पूर्ण रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। बाकी के जो भी लेन देन है उनके संबंध में व्यापारी अपने हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इकहरा लेखा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष, इसमें कभी भी रिकॉर्ड पूर्णतः मेंटेन नहीं किए जाते। कुछ चीजों का रिकॉर्ड रहेगा, कुछ चीजों का रिकॉर्ड नहीं रहेगा। इकहरा लेखा प्रणाली को वैधानिक तौर पर कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है। जबकि दूसरी विधि दोहरा लेखा प्रणाली, पूरी दुनिया में अकाउंटिंग के क्षेत्र में जिस विधि का इस्तेमाल किया जाता है दोहरा लेखा प्रणाली है। वर्तमान में लेखांकन के क्षेत्र में जिस विधि का इस्तेमाल किया जाता है दोहरा लेखा प्रणाली है। इस दोहरा लेखा प्रणाली का विचार क्या है सर? तो ये कहता है कि हम जब भी कोई लेन देन करेंगे, लेन देन में कम से कम कितने अकाउंटों पर प्रभाव पड़ेगा? 2। जब भी हम कोई लेन देन करेंगे, लेन देन का प्रभाव कम से कम कितने अकाउंटों पर पड़ेगा? 2। अब सर ये अकाउंट क्या है? मैंने वर्ड यूज किया अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? जिसका तुम्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना है दैट इज अकाउंट। आपको जिसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है वही आपके लिए क्या बनेगा? अकाउंट। जैसे अगर मुझे कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो कैश अकाउंट, बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो बैंक अकाउंट, सैलरी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो सैलरी अकाउंट। ठीक है? तो दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसा विचार जो ये कहता है कि जब भी हम कोई लेन देन करेंगे, लेन देन में कम से कम कितने अकाउंट आएंगे? 2। हमें दोनों का प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन करना है। वर्तमान समय में कहीं पर भी अगर वैधानिक तौर से हमें संस्था के रिकॉर्ड मेंटेन करने हो तो कौन सी अवधारणा को, कौन सी विचार को इस्तेमाल किया जाएगा? दोहरा लेखा प्रणाली। बात समझ में आ गई? आपकी पूरी स्टडी, आपका पूरा कंटेंट दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित है। आपको जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वो सब किस पर आधारित है? दोहरा लेखा प्रणाली। बात समझ में आ गई? इसको डिटेल में लिखेंगे, लेकिन एक बार इसके इतिहास के बारे में और हम चर्चा कर लें। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन? दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन? लुकास पेसियोली। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन? लुकास पेसियोली।
लुकास पेसियोली कहां के रहने वाले थे? इटली। इटली में एक शहर है वेनिस। खुद किस चीज में एक्सपर्ट थे? गणितज्ञ थे। इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली पर अपनी एक पुस्तक लिखी, नाम डी कंपेसिट स्क्रिप्चर। डी कंपेसिट स्क्रिप्चर। क्या नाम बोला मैंने बुक का? डी कंपेसिट स्क्रिप्चर। अकाउंटिंग में, डबल अकाउंटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले डेबिट और क्रेडिट को प्रथम बार किसने उपयोग किया? लुकास पेसियोली ने। समझ में आ रही है मेरी बात? डेबिट और क्रेडिट जो कि लेखांकन का आधार है, कौन सी भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से, जिसमें इसको बोला गया डेबिटो और क्रेडिटो। क्या बोला गया? डेबिटो और क्रेडिटो, डिबेरे और किडेरे। डिबेरे और किडेरे, कहीं डेबिटो क्रेडिटो और कहीं डिबेरे और किडेरे। पहली बार इनको इस्तेमाल किसने किया? लुकास पेसियोली। कौन सी भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से। क्या बोला गया? डिबेरे और किडेरे। बाद में अपग्रेड करके इसको डेबिटो और क्रेडिटो में कन्वर्ट किया गया। कई जगह पर डिबेरे किडेरे वर्ड यूज हो रहा है और कई जगह पर डेबिटो और क्रेडिटो। बोलो जी, मेरी बात समझ में आ गई? लिखना शुरू करो। पहली, इकहरा लेखा प्रणाली। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत एवं नगद लेन देनों का पूर्ण हिसाब रखा जाता है। वैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके आधार पर रखे गए लेखों को अपूर्ण लेखें कह सकते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली इसके अनुसार प्रत्येक लेन देन का प्रभाव कम से कम 2 खातों पर पड़ता है। लेखा करते वक्त हमें दोनों खातों का हिसाब रखना पड़ता है। यह विश्व प्रसिद्ध लेखा रखने की
एक वैधानिक विधि है जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। हाँ जी, पहले के बारे में मैंने लिखा है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत एवं नगद लेन देनों का पूर्ण हिसाब रखा जाता है, वैधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, इसके आधार पर रखे गए लेखों को अपूर्ण लेखे कह सकते हैं। इट मीन्स इसमें जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा वो कैसा रहेगा? इनकम्प्लीट, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होगा। दोहरा लेखा प्रणाली, इसके अनुसार प्रत्येक लेन देन का प्रभाव कम से कम कितने खातों पर पड़ता है? 2। लेखा करते वक्त हमें दोनों खातों का हिसाब रखना पड़ता है। अगर 2 खातों पर, अभी बताता हूं, प्रैक्टिकली बताऊंगा, डोंट वरी। सेकेंड पॉइंट, यह विश्व प्रसिद्ध लेखा रखने की एक वैधानिक विधि है जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसलिए अगर पूछा जाए कि लीगली रिकॉग्नाइज मेथड कौन सा है, तो दोहरा लेखा प्रणाली। अब इसमें मैंने एक विचार रखा कि कम से कम 2 खातों पर प्रभाव पड़ता है। इस बात का क्या अर्थ निकलता है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक ट्रांजैक्शन है, बैंक में नगद जमा किए रुपए 10,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में नगद जमा किए 10,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बताइए, इस ट्रांजैक्शन से आपके बैंक बैलेंस पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और आपकी जेब में जो नकदी पड़ी उस नकदी पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो जब आपने लेन देन किया तो लेन देन की वजह से आपका बैंक भी प्रभावित हुआ और आपका नगद भी प्रभावित हुआ। रिकॉर्ड मेंटेन करते वक्त आपको दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? आप कहेंगे इस लेन देन की वजह से हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा और हमारा जो कैश बैलेंस था वो कम होगा। तो रिकॉर्ड मेंटेन करते वक्त आप कहेंगे बैंक बढ़ाओ और कैश को कम करो। लेन देन का प्रभाव कितनी जगह पर पड़ गया? 2। लेन देन का प्रभाव कितने खातों पर पड़ गया? 2। रिकॉर्ड मेंटेन करते वक्त आपको रिकॉर्ड भी कितनी चीजों का रखना पड़ेगा? 2। सिस्टम कौन सा बन गया? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम बना? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। चलिए एक और एग्जांपल से बताता हूं। लिखा हुआ है नगद में माल खरीदा रुपए 50,000, गुड्स परचेज्ड इन कैश। नगद में माल खरीदा 50,000 रुपए का। बताइए, अगर आप नगद में माल खरीदोगे तो इससे आपके नगद पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आपके माल, आपके सामान, आपके गुड्स पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे गुड्स का और एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कैश का। गुड्स इस ट्रांजैक्शन से बढ़ेगा और कैश इस ट्रांजैक्शन से कम होगा। हम क्या कहेंगे? इस ट्रांजैक्शन से गुड्स हमारा बढ़ गया और जो नगद हमारे पास पड़ा था वो नगद हमारा कम हो गया। तो लेन देन में कम से कम कितने खाते आए? 2। रिकॉर्ड दोनों का बनाया जाएगा। अब अगर यही हम नगद आधार में बात करते तो केवल रिकॉर्ड, अगर मैं एक हरा लेखा प्रणाली में बात करता तो रिकॉर्ड केवल किसका बनता? कैश का। गुड्स का कहीं पर भी कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। वो कैश में लिख देता कि गुड्स खरीदे, कैश कम हुआ, लेकिन गुड्स का सेपरेटली कहीं पर कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। बात समझ में आती है? क्या बोलेंगे इसको हम? दोहरा लेखा प्रणाली। अब इसका इतिहास लिखें फटाफट से, हेडिंग डालें दोहरा लेखा प्रणाली का इतिहास। इसी में लिख लो आप नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास। इतिहास में पहला पॉइंट लिखो जनक। जनक लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली
सन 1494, 15वीं शताब्दी का अंत। सन 1494, 15वीं शताब्दी का अंत। लुकास पेसियोली इटली में, इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे, जो कि गणितज्ञ थे। इनकी पुस्तक डी कंपेसिट स्क्रिप्चर्स डेबिट एवं क्रेडिट के प्रथम उपयोगकर्ता डेबिट एंड क्रेडिट लैटिन भाषा से लिए गए थे। ये तो हो गया लुकास पेसियोली के बारे में। फिर लिखिए पॉइंट नंबर 5 पे, सन 1543 में हुज ओल्ड कैसील ने लुकास पेसियोली की बुक को अंग्रेजी में अनुवाद किया। भाई लुकास पेसियोली इटली के रहने वाले थे, तो इनकी भाषा कैसी रही होगी? लुकास पेसियोली इटली के रहने वाले थे, तो इनकी भाषा कैसी रही होगी? इटालियन। तो इन्होंने अपनी बुक को किस भाषा में लिखा? इटालियन भाषा में। बाद में इस बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, और इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? हुज ओल्ड कैसील ने। कौन से सन में? 1543 में। छठा पॉइंट लिखिए, सन 1795 में एडवर्ड जोन्स, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली पर अंग्रेजी में एक पुस्तक इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग लिखी। जिसे
दोहरा लेखा प्रणाली पर लिखी गई, अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक का दर्जा दिया गया। तलपट के जनक एडवर्स जॉन्स हैं। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली के इतिहास पर इतनी बातें आप ध्यान रखें। इसमें से जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन लग चुका है। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन थे? क्या बोलेंगे हम? लुकास पेसियोली। हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ इतिहास में पढ़ाने को नहीं है, बस इतनी बातें हैं, इनको भी आप याद रखें, काफ़ी है। और एग्जामों में मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें से एक नया क्वेश्चन तो लग जाता है। आरएस के अंदर जब पहले अकाउंट्स का पोर्शन हुआ करता था फाउंडेशन में, इस पोर्शन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। आपके जूनियर अकाउंटेंट में पिछली बार जो एग्जाम लगे, उनमें भी हर बार ऑलमोस्ट इसमें से क्वेश्चन लगा ही लगा है। ठीक है, जो मैंने लिखा है, एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पेसियोली। सन 1494। इनके द्वारा कहाँ के रहने वाले थे? इटली में वेनिस शहर के। कौन से विषय में एक्सपर्ट थे? गणितज्ञ थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक डी कंपेसेट स्क्रिप्चर। डेबिट क्रेडिट का प्रथम उपयोग किसने किया? लुकास पेसियोली। डेबिट क्रेडिट को कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से, डिबेरे और किडेरे। सन 1543 में हुरजोड़ केसील ने लुकास पेसियोली की पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो अकाउंटिंग के क्षेत्र में हुरजोड़ केसील का कोई अपना योगदान नहीं है। इनका काम सिर्फ इतना सा था कि इन्होंने लुकास पेसियोली की पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया। सन 1795 में एडवर्स जॉन, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, दोहरा लेखा प्रणाली पर अंग्रेजी में खुद की एक पुस्तक लिखी, नाम इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इनकी पुस्तक को दोहरा लेखा प्रणाली पर अंग्रेजी में पहली पुस्तक का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिए, इनकी पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में दोहरा लेखा प्रणाली पर लिखी गई पहली पुस्तक का दर्जा दिया गया है। लुकास पेसियोली की बुक को नहीं देते हैं। किसको देंगे? एडवर्स जॉन्स। कल की क्लास में मैंने बताया था तलपट के बारे में, कल बात की थी तलपट ट्रायल बैलेंस पर। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? हमने लेजर में जो कुछ लिखा, हमने खाता बही में जो कुछ लिखा, उसको लिखने में हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। उसको क्रॉस चेक करने के पर्पज से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड तलपट। तलपट क्या है? तो तलपट एक स्टेटमेंट है जिसको बनाने का पर्पज खाता बही की शुद्धता को जांचना है। इस तलपट को पहली बार किसने बनाया? एडवर्स जॉन्स ने। बोलो, यहां तक की बात ठीक है? अगर पूछा जाता है कि मॉडर्न अकाउंटिंग के जनक कौन है, मॉडर्न अकाउंटिंग के जनक, तो नाम एडवर्स जॉन्स है। और अकाउंटिंग के जनक कौन है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के जनक कौन है, तो नाम लुकास पेसियोली है। इनको हम मॉडर्न अकाउंटिंग का जनक कहते हैं और इनको हम अकाउंटिंग का जनक कहते हैं। दोनों में फर्क समझ में आ गया? बातें समझ में आ गई? आज की क्लास में मैंने जो कुछ पढ़ाया, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछें। चलिए, तो बाकी की चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में।